जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था परमाणु की विशेषताओं के बारे में, इलेक्ट्रॉन की विशेषताओं के बारे में। अब हमें पढ़ना है कि बोर का नियम क्या होता है, बरी का नियम क्या होता है और क्या चीज़ मैक्सवेल का नियम क्या होता है। ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको हम आज दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बोर बरी का नियम क्या होता है। चलिए, इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया है जे थॉम्सन का नियम, और उसके बाद से गोल्डस्टीन का नियम अभी पढ़ाना बाकी है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ हमने बता दिया है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, उसको दूर सकते हैं। चलिए देखते हैं परमाणु के बारे में किन किन लोगों ने सिद्धांत दिया था, जिनमें एक मैक्सवेल भी थे। ठीक है, मैक्सवेल भी थे जिन्होंने कहा था कि यदि कोई परमाणु है, मान लीजिए यदि कोई परमाणु है, ऐसे परमाणु में अगर कोई इलेक्ट्रॉन, आप लोग तो जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन घुरियाता है। ठीक है, अगर कोनो इलेक्ट्रॉन ऐसे घुरिया रहा है ना, तो कोई भी चीज़ अगर कोई चक्कर मार रहा है तो वो अपने एनर्जी को लॉस करता है, यानी कि एनर्जी खोता रहता है। आप ही मान लीजिए कहीं एक के दरी खूब घुरिया रहे हैं तो आपका एनर्जी लॉस हो रहा है कि नहीं। खूब नचनिया तरह नाच रहे हैं तो वहाँ पर एनर्जी लॉस होगा, बिल्कुल होगा। तो वही एनर्जी जो लॉस हो रहा है, तो एक न एक दिन समय ऐसा आएगा कि आप धमाक दे गिरवे करेंगे। तो वही इन्होंने सोच करके कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो ऐसे चक्कर लगाता है, इसका मतलब क्या होता है, अपनी ऊर्जा में वो कमी करता है। क्या करता है कि वो अपनी ऊर्जा में कमी करता है, और एक न एक दिन क्या करता है, ढिमला के नाभिक में गिर जाएगा, और ये तीनों मिलके आपस उनको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, यानी ब्लास्ट हो जाएगा। तो इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ। तो मैक्सवेल का नियम आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ कि इनको जो है कि बोर बरी जब आए, बोर और बरी दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बोर और बरी अलग अलग वैज्ञानिक थे। जो बोर थे उनका पूरा नाम था नील्स बोर। ठीक है, तो इन्होंने जब आए, ये दोनों आए, तो कहे कि ये गलत है। कैसे गलत है कि जो यदि कोई जो इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, तो यदि अपने कक्षा में घुरियाएगा, ठीक है, अपने दरी पर इसे नाचेगा, इसे घुरियाएगा, तो उसके लिए उसको एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके कक्षा में एनर्जी है। अब आप ही लोग मान लीजिए कि अपने घर हैं तो कितना ही एनर्जी लॉस कीजिए, घर से खाना रोज मिलते रहेगा। अबे वे रिश्तेदारी में चले जाइए तो लाजे आप तो बोलेंगे नहीं, और वहाँ वो लोग खाना देंगे नहीं, तो इसीलिए तो वहाँ पे आप कमजोर जाएंगे। तो यही बात उन्होंने भी कहा था कि अगर अपने कक्षा में तो अपना भोजन लेता रहेगा, क्योंकि अपने कक्षा में है, अपने घर में है। आप दूसरे घर रिश्तेदारी अपने जाएगा तो वहाँ पे इसको लॉस करना पड़ेगा, या फिर खोना पड़ेगा, अपना एनर्जी खोना पड़ेगा, या तो चाहिए। तो यहाँ पे कब चाहिए और कब देना होगा, इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घुरिया रहा है तो ठीक है, तब तो ठीक है, अपना एनर्जी लॉस नहीं करेगा। लेकिन अगर ये दूसरे कक्षा में गया, मान लीजिए ये अपने उच्च कक्षा में गया, है इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ गया, अपने उच्च कक्षा में, यानी कि ऊपर वाला क्लास में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि इसको ज़्यादा तनी पावर चाहिए। और मान लीजिए कोनो भी चीज़ है ऐसे है, इसको ऊपर ले जाना है, तो इसको पावर देंगे तब है ना ऊपर भागेगा जी। तो इसको क्या चाहिए, इसको पावर चाहिए। तो ये क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो नील्स बोर ने कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने से उच्च कक्षा में जाता है ना, तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता है। जैसे में क्या करते हैं कि जैसे हाथ को इसे रगड़ लीजिए, हाथ को इसे खूब रगड़ेंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होके कुछ देर बाद अपने आप क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो यानी कि जब आपने हाथ को इसे रगड़ा तो ये क्या हुआ, इसको हम बल दिए तो उच्च कक्षा में भाग गया इलेक्ट्रॉन, हाथवा का इलेक्ट्रॉन कहाँ भागा, उच्च कक्षा में भाग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका ऊर्जा क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, उसका ऊर्जा बढ़ गया, और कुछ देर बाद क्या हुआ, फिर से वापस आ गया।
तो हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है इस जब उच्च कक्षा में जाएगा तो वो कुछ ही देर के लिए गर्म रहेगा, ठीक है, वो हमेशा के लिए गर्म नहीं रहेगा, कुछ देर के लिए भगेगा, जब एनर्जी इसका ख़त्म हो जाएगा तो फिर अपने कक्षा में वापस आ जाएगा। उसी प्रकार जब हाथ रगड़ते हैं तो कुछ देर तक गर्म रहता है, उसके बाद फिर से ठंडा हो जाता है, ठीक है। अगर अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे भागा यानी कि कम निम्न कक्षा में आया, उससे कम कक्षा में आया, तो क्या होगा, तब जो होता है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने से निम्न कक्षा में आता है ना तो उसको एनर्जी चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसको मान लीजिए अभी को मार्कर पता है कि अगर मार्कर को ऊपर ले जाना हो तो दम चाहिए, लगाने दम चाहिए ना लगाने के लिए, और नीचे इसे छोड़ना हो तो दम चाहिए जी, ऐसे छोड़ देंगे धाक से गिर जाएगा, तो वैसे ही इसको दम नहीं चाहिए, तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या करता है ऊर्जा को त्याग देता है, वैसे ही छोड़ देता है। तो ये ऊर्जा को छोड़ देगा तो कहाँ जाएगा, अपने से छोटा कक्षा में आ जाएगा। तो जब छोटा कक्षा में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा, एकदम ठंडा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, वैसे ही ठंडी पड़ेगा ना, ठंडिया में देखिएगा हाथों पल्ला हो जाएगा, और रगड़ेंगे खूब तेज ऐसे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर भगेगा तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे कुछ हमने लिखा है जो हमने बता दिया इसमें। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है हमने कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा में ऊर्जा का नष्ट नहीं करता है, ये भी हमने बता दिया है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कब अपने कक्षा में घूमेगा, इसका घूमना बताएं कि कब अपने कक्षा में घूमेगा, वरना वो गड़बड़ आ जाएगा, उसमें नहीं घूमेगा, या के नाभिक में गिर जाएगा, ठीक है। तो कब घूमेगा, जब इस कक्षा का कोणीय संवेग, क्या चीज़, कोणीय संवेग, याद रखिएगा ये कोणीय संवेग है, यदि उसकी कक्षा का कोणीय संवेग m इंटू वी इंटू आर इक्वल कितना होगा, n इंटू एच बाई 2 इंटू पाई, इतना होगा, तब हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमेगा, ठीक है, अपनी कक्षा में। मान लीजिए है ये तीसरा कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपनी कक्षा में कब घूमेगा, जब इसकी कोणीय संवेग इतना रहेगा। यदि n बराबर, यहाँ पे n है, n बराबर हम 1 2 3 4 रख सकते हैं, जैसे पहला कक्षा है तो n बराबर 1, यहाँ पे n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए इसके ऊर्जा का जो बढ़ाव चढ़ाव है, कब ऊर्जा इसका ज़्यादा रहेगा कब कम रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। जैसे मान लीजिए इसकी त्रिज्या, जैसे बड़ा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें ऊर्जा भी तनी दाब के देगा ना। जैसे मान लीजिए कूलर है, तो छोटा ही कूलर लाएंगे तो हवा तो इसे छुकुर छुकुर फेंकेगा, ठीक है, और तनी बड़ा का इलेक्ट्रॉन ले आएंगे तो एकदम दाब के देगा, एनर्जी आपको एकदम दाब के हवा देगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन ही बड़ा है और इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या का मतलब आप लोग समझते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, अगर इसकी मान लीजिए अगर इसकी त्रिज्या अधिक है, ये इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, तो इसको जितना बड़ा होगा इसका त्रिज्या उतना ही इसका एनर्जी क्या होगा, उसका ऊर्जा क्या होगा, तेज होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया, जितना बड़ा त्रिज्या उतना बड़ा उतना ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। इतना बात समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं इसके कोष के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, यानी कि कक्षा के बारे में। तो कक्षा के बारे में समझने के लिए देखिएगा, इसका पहला कक्षा जो है ये नाभिक है, इसको मत लीजिएगा, ये वाला पहला कक्षा जो है इसको हम बताए थे कि बोरबरी जो है इन्होंने इसको कहा था कि पहला कक्षा को, दूसरा कक्षा को L, तीसरा कक्षा को M और चौथा को N कहा था, ठीक है। इतना बात समझ में आया, तो आप लोगों ने इतना बात समझ लिया होगा। अब देखते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहली कक्षा में कितने होते हैं। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, मात्र 2 होगा पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उन्होंने लिखने के लिए बताया था, उसका भी यहाँ पे लिखा है। पहले इसे यहाँ पे समझिएगा कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लिखे हैं L बराबर L दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है।
तीसरी में 18, चौथा में 32। इतना बात समझ में आया? 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32, इतना बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का विन्यास। जब बोरबरी थे उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन के जो है नियम भी दिए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, कि इलेक्ट्रॉन कैसे पता करें कि किसी परमाणु के पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसको पता करने के लिए उन्होंने क्या दिया, एक नियम दिया जिसका नाम है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर है जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया, 2n स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर पहली कक्षा को आपको निकालना है ना, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2। अब निकाल के बताते हैं कैसे। तो इस नियम पे हम रखेंगे पहली कक्षा में, पहली कक्षा का निकालना है यानी कि 1 का निकालना है, तो क्या रखेंगे, 2n के जगह पे 1 का स्क्वायर कर लेंगे पहली कक्षा का। तो कितना निकल के आया, 2 गुणे 1 हो गया यहाँ पे। तो कितना हुआ, 2 एकम 2। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 2 ठो निकला, ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए तीसरा का निकालना हो, तीसरा की कक्षा का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस पर रखिएगा आप लोग। तो रखेंगे 2 इंटू n बराबर कितना रखना है आपको, तीसरी कक्षा का, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे कितना हुआ, 2 इंटू 3 3 का 9, यहाँ पे हो गया 9 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 दूना 18, यहाँ पे तीसरी कक्षा का 18, यहाँ पे 18 लिखा है ना, तीसरी कक्षा का। तो इस प्रकार से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। इसके बाद से एक आता है आपका अफबाउ का नियम। उन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एकदम साधारण सा नियम दिया, उसको भी हम पढ़ेंगे। पहले आप लोग इतना अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए। यहाँ पे मैं एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा तो 0 से एकदम स्टार्ट कर सकते हैं, लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो आप लोग इसका एक नोट्स बनाते रहिएगा, मैं इतना ही बस सलाह दूंगा। और यहाँ पे एक मूल कक्ष लिखा है मैंने। मूल कक्ष का मतलब ये होता है जौन इलेक्ट्रॉनवा घूमेगा वही उसका मूल कक्ष है। इलेक्ट्रॉनवा का जौन कक्षवा होगा, जैसे मान लीजिए आपका जो घर होता है ना, वही आपका मूल घर है। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन का पर्सनली होता है, जो उसका एकदम पर्सनल होता है, उसी क्या कहते हैं, मूल कक्ष कहते हैं। यहाँ पे बोरबरी ने कब इसका खोज किया था ये भी आप यहाँ पे लिख दिए, आप लोग लिख लीजिएगा।